हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा आप सभी का नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी को प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको बुक समरी इसकी प्रोवाइड कर रहा हूं और हमने एक चैलेंज लिया है कि 31 दिसंबर तक इस बुक को पूरा समाप्त करेंगे। यदि आप सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड हो सके। यहाँ पर हम डेली कम से कम 10 पेज तक कंप्लीट करेंगे और हम इसको 31 दिसंबर तक पूरा इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप सभी ने हमारे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या आप सभी वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी को। पेज नंबर 19 पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि धन के दो प्रकार के नियम होते हैं। 95% लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं क्योंकि वो अलग तरह के नियमों से खेलते हैं, और जो 5% लोग होते हैं वो अलग तरह के नियमों से खेलते हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं। इसलिए क्योंकि जो वो शिक्षा हासिल करते हैं वो स्कूलों में हासिल नहीं करते। जो गरीब लोग रहते हैं वो स्कूलों की शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं और धन संबंधी शिक्षा को थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं, इसलिए वो गरीब रहते हैं। और जो अमीर रहते हैं वो धन संबंधी शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो कि उनको स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। स्कूलों में केवल आपको विषय पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पेज नंबर 19 पर रॉबर्ट कियोसाकी यही बताते हैं। आइए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 20 की ओर। पेज नंबर 20 पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं या कितने क्लासें हैं, जबकि उस स्कूल के पाठ्यक्रम में वो विषय शामिल ही नहीं है तो उसे किस प्रकार से पढ़ाया जाए। बिल्कुल सही बात है, अगर जो विषय आपके पाठ्यक्रम में नहीं है उसको स्कूल क्यों पढ़ाएगा। इसी प्रकार से रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। फिर आगे ये महिला कहती है कि आखिर माता पिता अपने बच्चों को ये सब कैसे सिखा सकते हैं। अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से सिखा सकते हैं, ये महिला इनसे पूछ रही है। आइए जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यदि वे ये सब जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक पुस्तक लिखी है जो कि मेरे पास है, आप उसको ले करके उनसे सिखा सकती हैं। तो यहाँ पर ये महिला पूछती है कि वो पुस्तक आखिर कहाँ है आपके पास इस समय। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। फिर रॉबर्ट कियोसाकी इनकी बात पर उत्तर देते हैं, वो पुस्तक अभी मेरे कंप्यूटर में है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे पृष्ठ लिखे हैं जो कि इसी विषय पर हैं। वो अभी बिखरी हुई है, उसको मैंने कभी भी समेटने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। तो ये महिला कहती है, ठीक है, मेरे को आप उस पुस्तक को दिखाइए, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो ये महिला उस पुस्तक को देखती है और आगे कहती है कि मैं आपके इस पुस्तक की सह-लेखिका बननी चाहती हूँ, मतलब मैं आपको इसके अंदर मदद करना चाहती हूँ। तो ये उनकी मदद करती है उस पुस्तक को लाने के लिए और इनसे पूछती है कि आपने इस पुस्तक को लिखना कब स्टार्ट किया था। तो ये बताते हैं, मैंने उस पुस्तक को लिखना तब स्टार्ट किया था जब मेरी पहली बुक बेस्ट सेलर हो गई थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं जैसा आप सब जानते ही हैं। उनकी पहली बुक बेस्ट सेलर हो गई, इसलिए इन्होंने दूसरी बुक भी लिखना स्टार्ट कर दिया। सोचे कि इससे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, पढ़ के वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही है। तो आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पुस्तक के अंदर महिला कहती है कि अब इसके अंदर जो भी कहानी आप पढ़ेंगे वो सब रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो डैडियों के बीच है। इसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैडी रहते हैं। मैं आपको बता दूं, एक तो उनके खुद के पिता रहते हैं, दूसरे उनके दोस्त के पिता रहते हैं। उनको ये अपने अमीर डैडी कहते हैं, और जो इनके खुद के पिता रहते हैं उनको ये गरीब डैडी कहते हैं। ये कहानी अब इन्हीं दो पिताओं के बीच में चलेगी। अब देखिए, यहाँ पर ये महिला और बताती है, कहती है जो भी अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े वो अपने ज्ञान को एक तरफ रख दे और जो ये बुक है इसके ज्ञान को अपने दिमाग में घुस जाने दे, क्योंकि ये बुक आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल बुक पर ही ध्यान देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। तो आगे ये महिला कहती है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और नौकरी करने की सलाह देते हैं तो ये सब हम अपनी आदतों के कारण करते हैं। जब ये रॉबर्ट कियोसाकी से मिलती हैं तो ये आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि इनके दो डैडी रहते हैं और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बुरी तरह से बीच में फंसे हुए रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी दो समस्याएं होती हैं, या तो मैं अमीर डैडी की बातें मानूं या गरीब डैडी की बातें मानूं। लेकिन उस समय मैं आपको बता दूं, इनके अमीर डैडी ना तो अमीर थे, ना ही गरीब डैडी गरीब थे, दोनों यानी अभी शुरुआत ही कर रहे थे। इसलिए ये सोच रहे थे मैं किसकी बात मानूं या किसकी बात ना मानूं। तो आइए देखिए,
देखते हैं इसके अंदर ये क्या करते हैं, कैसे ये समझ जाते हैं किसकी बात मानना चाहिए, किसकी बात नहीं मानना चाहिए। आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी होते हैं उनके 2 डैडी होते हैं। एक डैडी इनको कहते हैं कि तुम्हें पढ़ लिख करके किसी बढ़िया कॉरपोरेशन में नौकरी करनी चाहिए, जबकि जो इनके अमीर डैडी रहते हैं वो इसके अलावा बहुत हट करके इनको प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत पढ़ना लिखना है, इसलिए पढ़ना लिखना है क्योंकि तुम्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनना है। तो यहाँ पर ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मैं किसकी बात मानूँ, किसकी बात ना मानूँ। फिर इसके बाद एक और दिन आता है जब इनके गरीब डैडी कहते हैं कि तुम्हें स्मार्ट लोगों की तरह बनना चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ इनके जो अमीर डैडी रहते हैं ये कहते हैं तुम्हें स्मार्ट लोगों की तरह नहीं बनना है, तुम्हें बल्कि स्मार्ट लोगों की मदद लेनी है। तुम कितने स्मार्ट बन सकते हो, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते। यदि तुम स्मार्ट लोगों की मदद लेना सीख जाओ तो तुम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर समझ जाते हैं और इनको आगे कोई समस्या नहीं आती, चाहे इनका पढ़ाई में कितना भी कम नंबर आता है ये उसके लिए परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि ये जान जाते हैं कि मुझे अब कॉरपोरेशन का मालिक ही बनना है। इस जिसके अंदर नंबर कोई मायने नहीं रखता, उसके अंदर केवल आपको धन संबंधी बातें ही मायने रखती है। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ज़्यादा अपने दोनों पिताओं की बातों को समझने लगते हैं कि कौन से पिता उनको सही सलाह दे रहे हैं जिससे उनका भविष्य आगे अच्छा होगा, और कौन से पिता उनको गलत सलाह दे रहे हैं जिससे उनका भविष्य आगे बेकार होता जाएगा। यहाँ पर समझ जाते हैं और धीरे धीरे वे उन्हीं की बात मानने लगते हैं। तो आइए देखते हैं बुक के आगे क्या होता है। यहाँ पर ये महिला बता रही है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विचार दिए गए हैं जो कि बहुत से माता पिता को गलत लग सकते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने में ही बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आगे बताती हैं कि यदि आप सभी नए बदलते हुए समय के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों की कमाई का टैक्स भरने में ज़्यादा प्रयोग करेंगे और उनके खून पसीने की कमाई को टैक्स में बहा देंगे। इसलिए आपको इनके पढ़ाई के साथ साथ इनके वित्तीय सफलता यानी धन की समझ को भी विकसित करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं ये महिला आगे क्या बताती है। आगे ये महिला बताती है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसके अंदर जनवरी से लेकर के मई तक लोग टैक्स ही भरते रहते हैं। उन जितने भी पैसे कमाते हैं सारे पैसे उनके टैक्स में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से प्रकार के टैक्स होते हैं। घर का टैक्स होता है, गाड़ी का टैक्स होता है, बिजली का टैक्स होता है, बहुत सारे ऐसे टैक्स आ जाते हैं आपके सामने जिसके अंदर आप पूरे टैक्स को भरते भरते ही उसी के अंदर लगे रहते हैं और आपका पैसा सारा उसी टैक्स में चला जाता है। इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ कोई दूसरा वित्तीय सफलता के लिए भी प्रयास करना चाहिए, कई सारी बुकें पढ़ना चाहिए, अच्छे ऑडियो वीडियो देखने चाहिए और अच्छे लोगों की सलाहें लेनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं ये महिला आगे इस चैप्टर के अंदर क्या बताती है। ये महिला आगे बताती है कि रॉबर्ट कियोसाकी का ये दावा है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को कुछ अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वो उनको डिनर टेबल पर सिखाते हैं, खेल के साथ में सिखाते हैं और आते जाते सिखाते रहते हैं। वो बहुत सारी ऐसी बातें उनको सिखाते हैं जो कि स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। इसलिए हमको उन सभी बातों को सीखना चाहिए। उस सब बातों को यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के अंदर सिखाने वाले हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बड़े मन लगा करके इस बुक को सुनना है, और जो चीज़ें दोस्तों समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैं आप सभी की बहुत बढ़िया तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ें समझ में ना आए डेली आप कमेंट कीजिएगा क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ताकि उसको मैं और इम्प्रूव करूँ और आप बढ़िया तरीके से आपको समझा सकूँ। तो आइए पेज नंबर 22 पर थोड़ा आगे देखते हैं ये महिला क्या बताती है। यहाँ पर ये महिला बताती है कि मैं खुद एक माँ हूँ और एक सीपीए हूँ, इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बुक के अंदर बताए गए सारे नियम और तरीके बिल्कुल सही हैं और 100% आपको सफलता दिला सकते हैं। इसलिए आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और आप इसको अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसलिए आपको इस पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहिए और आपको इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो आइए यहाँ से आपकी बुक स्टार्ट होती है रिच डैड पुअर डैड। हमारा पेज नंबर 22 समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 24 की तरफ। तो आइए दोस्तों पेज नंबर 24 देखते हैं हम सभी। पेज नंबर 24 आपका है अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार। मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको रॉबर्ट कियोसाकी अपने 2 डैडियों के बारे में बताएंगे, उसके विचारधाराओं के बारे में बताएंगे, उनके काम करने के तरीकों के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद फिर आपका सबक शुरू होगा। पहले हम आइए इसको जान लेते हैं अध्याय 1 को। इनके 2 डैडी किस प्रकार से सोचते थे, क्या करते थे, क्या सलाह इनको देते थे, उसके आगे फिर हम बातें करेंगे। आइए देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, मेरे एक डैडी बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ ले रखी थी, और दूसरे डैडी जो थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो केवल 8वीं ही पास थे। जो अमीर डैडी बनते हैं वो 8वीं पास रहते हैं, जो गरीब डैडी बन जाते हैं वो यहाँ पर बहुत सारी डिग्रियाँ ले रखे हैं। लेकिन इनकी डिग्रियाँ याद रखिए, ये अपने दम पर नहीं लिए थे, ये स्कॉलरशिप के दम पर लिए थे। यहाँ पर जितने भी इन्होंने कोर्स किए हैं सब स्कॉलरशिप के दम पर ही किए हैं। आगे आइए आगे देखते हैं आगे ये क्या बताते हैं हमको। फिर इसके आगे रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, इसके अंदर जो 2 डैडी रहते हैं इसमें से एक डैडी पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए परेशान होते रहे, दूसरे डैडी हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जब एक डैडी मरे तो उनके पीछे कर्ज छूट गया, और दूसरे डैडी मरे तो यहाँ पर करोड़ों डॉलर देकर मरे। यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, आप सभी बने रहिए वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगला वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों तक शेयर कीजिए। नए हो चैनल पर दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने भाई की मदद करने के लिए। चलिए देखते हैं बुक को आगे। फिर आगे यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि यदि मेरे एक डैडी होते तो मैं उनकी सलाहें मान लेता या ना मानता। मेरे यहाँ पर 2 डैडी थे, इसलिए मुझे बहुत सोचना विचारना पड़ता था कि मैं आखिर किसकी सलाह मानूँ, किसकी ना मानूँ। हालाँकि दोनों डैडी बहुत मेहनती और इरादे के पक्के थे, जो चीज़ें सोच लेते थे उसे कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी इनको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, और ये बहुत चीज़ें नहीं जान पाते कि मुझे आखिर किस डैडी की बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। इसको मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, इस बुक के अंदर बताऊँगा कि आखिर ये किस प्रकार से समझते हैं, किस डैडी की बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। बेशक ये बुक बहुत मज़ेदार है, आपको पूरी बुक को सुनना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, किसी भी एक विचार को मान लेने या ना मान लेने के बजाय मैं उन पर काफ़ी सोचा विचारा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर फैसला लिया करता था। मतलब यहाँ पर ये किसी भी सलाह को ऐसे ही नहीं मान लेते थे कि डैडी ने कहा कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी है तो ये सोच लिए हाँ नौकरी करनी है। नहीं, ये उस पर बहुत सोचा करते थे और भविष्य तक अपने ले जाया करते थे कि यदि मैं इस काम को करता हूँ आज तो मेरे भविष्य में इसके लिए क्या मिलने वाला है। इस तरह वो उस पर बहुत विचार करते थे, बहुत गंभीर होकर विचार किया करते थे और उस पर सोचा करते थे। लेकिन उस समय ये विचार क्यों करते थे, आप सभी यही सोच रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि जब ये इस समय सीख रहे थे तब ये केवल 9 साल के थे, और इनके जो डैडी थे वो उस समय अमीर नहीं थे, और जो गरीब डैडी थे उस समय गरीब नहीं थे। इसलिए इनको सोचना पड़ता था कि आखिर मैं किसकी बात को मानूँ, किसकी बात को ना मानूँ। बात करने के उस ढंग को ही समझ जाते हैं कि जो अमीर वाले ढंग हैं, कौन से गरीब वाले तरीके हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बताया जाएगा जिसके द्वारा आप खुद समझ जाएंगे कि किस डैडी की बात को मानना चाहिए, किस डैडी की बात को नहीं मानना चाहिए। आइए देखते हैं आगे वीडियो को। आइए अब पेज नंबर हम 26 पर चलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बातें करें कि कैसे इनको पता लगता था और इनके डैडी कैसी बातें करते थे, तो इनके एक डैडी कहते थे पैसे की मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। मतलब हमें पैसे की मोह करना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, पैसा कुछ भी नहीं है। दूसरे डैडी कहते थे पैसे की बेटा कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। यदि हमारे पास पैसा ही नहीं है वही सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, हमको पैसा इकट्ठा करना चाहिए किसी ना किसी तरह करके। बताइए, आप समझ जाएंगे कौन से गरीब इंसान के विचार हैं, कौन से अमीर इंसान के विचार हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे जो कि आप अपने आप ही समझते चले जाएंगे कौन से डैडी सही कह रहे थे, कौन से डैडी गलत कह रहे थे। ठीक है, आगे कहते हैं, मैं उनकी बातों पर बहुत सोचा विचारा करता था, बहुत समय तक उनकी बातों को मैं लेकर बैठा करता था कि मेरे डैडी ने ऐसा क्यों कहा, आखिर उनके कहने का मतलब क्या था। बाद में ये समझ जाते हैं कि हाँ, आखिर उन डैडी ने सही कहा है, इन डैडी ने गलत कहा है। ऐसे ये तुलना करते थे दोनों डैडी की बातों को, बैठ जाते थे कई कई घंटों तक सोचा करते थे। पहले एक डैडी की बात को ले लेते थे, उसको सोचते थे, फिर दूसरे डैडी की बातों को ले लेते थे, उसको सोचते थे। इस तरह ये बहुत तुलना किया करते थे, उसके बाद कोई निर्णय लिया करते थे। इस तरह इनका निर्णय लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, इम्प्रूव होती चली गई, इसलिए आज ये इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। आइए देखते हैं आगे। आगे बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, धन दौलत का विषय स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, इसे घर में सिखाया जाता है। इसलिए आजकल ज़्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय कर्ज में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि शुरू में जो गरीब पिता रहता है वो अपने बच्चों को कहता है स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन भले ही वो नौकरी पा ले, कॉलेज में चला जाए, लेकिन उसकी जो धन की मानसिकता रहती है वो वही रहती है कि धन आखिर किस प्रकार से आता है, कैसे उसको बचाया जाता है, किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है, इसकी कोई समझ नहीं रहती उसको। इसलिए यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं भले ही बच्चा कितना भी पढ़ ले लेकिन उसको ये समझ नहीं रहती कि धन किस प्रकार से अर्जित किया जाता है।
पेज नंबर 27 पर दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को चिकित्सा की मदद पड़ेगी और ऐसी बहुत सारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उनके पास नहीं होगी। मतलब अगर उनको दवाई की मदद पड़ रही है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उनके पास पैसा नहीं है, तो ये सोचते हैं और गंभीर हो जाते हैं, क्या होगा यदि हम ये सब विषय माता पिता पर छोड़ दें, यानी माता पिता ही पढ़ाएंगे, इनको सिखाएंगे, ये सारे विषय माता पिता सिखाएंगे, बल्कि वो ये सब विषय कैसे सिखाएंगे जबकि उनको कुछ खुद ही इसके बारे में समझ नहीं है, तो वो ये विषय उनको किस प्रकार से समझाएंगे। ये सोचकर बहुत हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर ये विषय माता पिता पर छोड़ दिया गया तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ पाएगा और हम ज़्यादा तरक्की कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानते हैं देश वही तरक्की करता है जिसके अंदर लोगों के अंदर पैसे की समझ होती है और पैसे को इकट्ठा करना जानते हैं, क्योंकि जो देश इस बारे में जानता है वो अपनी तरफ सारे पैसे को खींच लेता है और दूसरा देश गरीब होता चला जाता है। जैसे व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति अमीर हो जाता है, दूसरा गरीब हो जाता है, इसी तरह देश के अंदर भी होता है। यही सब ये सोच करके बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। आगे ये कहते हैं कि क्योंकि मेरे पास 2 डैडी थे इसलिए मैं जान गया था कि कौन से डैडी सही कह रहे हैं और उनकी बातों का आने वाली ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव हो सकता है। इसलिए ये समझ गए कि मेरे डैडी कौन से अमीरों वाली बातें बता रहे हैं और कौन सी ऐसी बातें बता रहे हैं जो आगे चलकर गरीब बना देगी। अब आइए इनकी कुछ बातों पर हम ध्यान देते हैं, इनके डैडी आखिर इनसे क्या-क्या बातें कहते हैं। यहाँ पर एक डैडी इनको कहते थे, यदि कोई सामान महंगी दिख जाए, कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता। जबकि दूसरे डैडी इन सभी बातों से बहुत गुस्सा होते थे और चिढ़ते थे। कहते थे तुम्हें ये सब नहीं कहना है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, बल्कि तुम्हें रास्ता निकालना है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तुम्हें क्या बोलना है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ पर एक बात नकारात्मक है और यहाँ पर आपका माइंड पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, कुछ सोचता नहीं है, बस समझ जाता है हाँ मैं इसे नहीं खरीद सकता, बंद हो जाता है। जबकि दूसरी बात जो है आपको प्रश्नवाचक है, सोचने पर मजबूर कर देती है। जब आप सोचेंगे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ, तो आपके दिमाग आपको बताएगा कि आप ये चीज़ कैसे खरीद सकते हैं और आपका सोचने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा और आप सब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आप समझ गए होंगे कौन सा विचार गरीब का है, कौन सा अमीर का है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही पहचाने। पहला वाला जो विचार था वो गरीब का था और दूसरा वाला कैसे खरीद सकता हूँ ये अमीर का था। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे इसके अंदर इनके 2 डैडियों की बातों को दिया गया है। आइए अगली बात पर चलते हैं, इनके डैडी इनको क्या कहते हैं। यहाँ पर आगे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, मानता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक डैडी थे जब पैसे की बात आती थी तो वहाँ पर अपने दिमाग को पूरी तरह सुला देते थे। मतलब कहते थे मैं इसे खरीद ही नहीं सकता, सीधी बात खत्म। दूसरे डैडी कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, मतलब वहाँ पर दिमाग की कसरत चालू। तो आप इसको उदाहरण द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं, एक व्यक्ति सोफे पर बैठ करके दिन भर टीवी देखता है, दूसरा व्यक्ति जिम जाता है और कसरत करता है। तो आप खुद समझ जाएंगे कि किसका शरीर मजबूत बनेगा और किसका कमजोर बनेगा। जी हाँ, पहले वाले का जो सोफे पर बैठ करके टीवी को देख रहा है उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, जो जिम जा करके कसरत करेगा उसका शरीर तंदुरुस्त होगा और फुर्तीला होगा। बिल्कुल इसी तरह दिमाग के बारे में भी है। यदि आप सभी कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है और दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। और दूसरी तरफ जब आप इसे कहते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ और उसका रास्ता ढूंढते हैं और उस पर काम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपका दिमाग तेज होता जाता है और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी समझा रहे हैं। आइए अब चलते हैं दोस्तों हम पेज नंबर 28 की तरफ। पेज नंबर 28 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि आप सभी वीडियो को यहाँ तक देखें दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कल आने वाला है जिसके अंदर मैं इससे भी बेस्ट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ इसकी पूरी बुक समरी को। यहाँ पर 31 दिसंबर तक हम चैलेंज ले रखे हैं कि आप सभी को ये बुक खत्म करनी है किसी भी हाल में। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको बड़े-बड़े वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और दोस्तों तक शेयर करना है। 31 दिसंबर तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर हमारे 500 सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप सभी इसमें मदद कर रहे हैं तो इसके बाद जो आपकी दूसरी बुक आने वाली है वो बहुत दमदार बुक है। आप सभी उसको सोचिए तब तक, या डिस्क्रिप्शन में बताइए वो बुक कौन सी हो सकती है जो सेकंड नंबर पर आने वाली है 1 जनवरी टू 31 जनवरी। उसको भी कवर करेंगे हम 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 28 पर। यहाँ पर देखते हैं ये अपने डैडी के बारे में क्या बातें करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों यहाँ पर इनके एक डैडी कहते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को मदद मिल सके, जबकि यहाँ पर इनके दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। मतलब सीधी सी बात समझे कि यदि आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपको एक तरह, जैसे आप समझ लीजिए आप
बैठे हुए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे थे, जैसे आपको सरकार पेंशन देती रहती है, आप बुढ़े हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से मान लीजिए एक बुढ़ा इंसान है, उसको पेंशन मिलती है, और दूसरा जो काम करता है वो उसको खुद ही अपना पैसा कमाना पड़ता है और थोड़ा बहुत इधर उधर शेयर भी करना पड़ता है। यही यहाँ पर समझा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो पहला विचार था वो गरीबों का था और दूसरा विचार जो था वो अमीर आदमी का था। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इनके डैडी इनको समझाया करते थे कि तुम्हें बढ़िया तरीके से पढ़ना है ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि यहाँ पर इनके दूसरे डैडी सिखाया करते थे कि बेटा तुम्हें बहुत मन लगाकर पढ़ना है ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक तरफ नौकरी देने की बात की जा रही है, एक तरफ कंपनी खरीदने की, मतलब मालिक बनने की बात कही जा रही है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर गरीब वाले विचार कौन से, अमीर वाले कौन से हैं। जी हाँ, पहला जो विचार है ये गरीब का है और दूसरा जो विचार है ये अमीर का है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक डैडी इनको कहते थे बेटा मैं इसलिए अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मैं बाल बच्चों को, अपने बच्चों को पालता हूँ, ठीक है, उनको पालना पड़ता है मेरे को, उनको देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ पर दूसरे डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर बनूंगा क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है, मतलब उनको देखभाल करनी है, इसलिए मुझको अमीर बनना ही होगा। देखिए दोनों कितना अलग सोचते थे, आप समझ जाएंगे और ये भी आगे चल के समझ जाते हैं। और उसके बाद ये गरीब डैडी के बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, वो जो कहते हैं कहने दो, और दूसरे डैडी जो थे अमीर जो थे वो उनको जो समझाते थे उसी पर वो दिन रात मेहनत करते गए और इस मकान तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर जो इनके पहले डैडी थे जिनको कहा करते थे कि बेटा डिनर टेबल पर कभी भी पैसे की बात मत किया करो खाते वक्त। दूसरे डैडी इनको प्रोत्साहित करते थे, हर वक्त तुम्हें पैसे की बात करनी है, पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, ऐसे बारे में बातें करने के लिए इनको उत्साहित करते थे और इनको इनाम भी देते थे कि बेटा तुम्हें ऐसी हमेशा बातें करनी है और सीखते रहना है। यहाँ पर देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। एक डैडी सीधा सीधा मना कर दे रहे हैं, अपने दिमाग को बंद कर दे रहे हैं, दूसरे डैडी इस तरफ सोचने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरह से इनको कितना ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था सोचने के लिए कि किसकी बात मैं सुनूं, किसकी बात ना सुनूं। लेकिन ये आखिरकार समझ ही जाते हैं किसकी बात सुनना है, किसकी बात को नहीं सुनना है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये क्या आगे समझाते हैं ये इसको भी हम देख लेते हैं। इनके गरीब डैडी कहते थे कि सरकार को मेरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैंने सरकार के लिए बहुत दिन काम किया है और मुझे उनको ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड की है। अब उनको मेरा ध्यान रखना चाहिए, मुझे भी ज़्यादा पैसे देना चाहिए, ज़्यादा पेंशन देना चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाए। जबकि दूसरे डैडी इस तरह के मानसिकता वाले लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। वो सोचते थे कि ऐसी कभी भी बात नहीं करनी चाहिए कि सरकार, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमको स्वावलंबी बनना चाहिए, खुद के द्वारा करके ही सारी चीज़ें हासिल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक अमीर डैडी की विचारधाराएँ कितनी अलग हैं और गरीब डैडी की कितनी अलग हैं। एक डैडी सोचते थे कि मुझे सरकार दे पैसा, एक डैडी जो सोचते थे मुझे अपने आप ही करना है। तो यहाँ पर जो अपने आप कह रहे हैं मुझे करना है, ये अमीर डैडी के विचार हैं, और जो कह रहे हैं सरकार दे, ये गरीब डैडी के विचार हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेज नंबर 29 पर यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या बताते हैं। आगे बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, मेरे एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए बहुत परेशान हुआ करते थे, जबकि जो अमीर डैडी थे ये लगातार निवेश पर निवेश करते गए और वो दिन प्रतिदिन ग्रो होते गए, आगे बढ़ते गए। यहाँ पर आगे बताते हैं एक डैडी मुझे अच्छा सा बायोडाटा लिख करके नौकरी कैसे पाया जाए इसके बारे में सिखाया, जबकि दूसरे डैडी ने मुझको सिखाया कि अच्छा सा बायोडाटा लिख करके कब किसी कंपनी को कैसे खरीदा जाए और नौकरी कैसे दिया जाए। यहाँ पर देखिए दोनों व्यक्ति की बातों पर कितना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं। एक डैडी सोचते हैं कि बायोडाटा लिख करके नौकरी इसको दिला दें, दूसरे कहते हैं कि अब बायोडाटा लिख करके तुम कंपनी किस तरह से खरीदोगे, इस सब के बारे में सिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस बुक के अंदर ऐसी ही सीखने के मिलते रहेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आइए देखते हैं आगे। आखिरकार दोस्तों ये समझ ही जाते हैं कि मेरे अमीर डैडी अमीर क्यों बनने वाले हैं और गरीब डैडी गरीब क्यों बनने वाले हैं। क्योंकि इनके जो गरीब डैडी थे वो कहते थे कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, वो हमेशा ऐसे सोचते थे कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। उनके विचारों में ही हमेशा दिखता था कि वो अमीर बनना ही नहीं चाहते, या वो अमीर बनने तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। जबकि दूसरे डैडी हमेशा कहते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसी बातें नहीं करते। मतलब कभी भी कोई गलत काम हो जाए या कोई परेशानी आ जाए तो उसके अंदर ये हमेशा अल्लाह लेते थे कि मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते या ऐसा नहीं कहते। ठीक है, यानी गलत विचारधारा नहीं लाते हैं। यहाँ पर उनके अंदर से ही हमेशा अमीर का विचार रहता था, और जो गरीब डैडी थे उनके अंदर हमेशा ही गरीब का विचार रहता था कि मैं शायद तक गरीब ही रहूँगा, अमीर नहीं बन पाऊँगा। इसलिए दिन प्रतिदिन अमीर डैडी अमीर होते गए और उन सारी बातों को सीखते गए जिससे अमीर बना जा सकता है, और गरीब डैडी दिन प्रतिदिन गरीब होते गए जिससे कि वो लगातार गरीबी की ओर चलते गए। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी।
यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते थे कि मेरे एक डैडी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि हमें पैसा कमाना चाहिए, हमें पैसे बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए या उसको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसलिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन एक डैडी अमीर होते चले गए और दूसरे गरीब होते चले गए। अब यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी आगे आगे आपको बताते हैं कि आपके विचारों के अंदर, आप जो सोचते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप सोच करके कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको वही चीज़ें सोचना चाहिए जो कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा मदद कर सके। इसलिए यहाँ पर ये बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इनके 2 डैडी जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा अलग नहीं थे, एक जैसे ही थे, लेकिन दिन प्रतिदिन आते-आते ये दोनों बहुत ज़्यादा भिन्न हो गए और इनमें से एक डैडी हवाई के सबसे बड़े आदमी बन गए और जो गरीब डैडी थे, वो दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते चले गए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हालाँकि मैं बाद में डिसीज़न ले लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये उन दोनों डैडियों में से इनको पता चल जाता है कि अब मुझे किसी डैडी की बात को मानना है, किस डैडी की बात को नहीं मानना है और ये वहाँ पर सीख जाते हैं और ये आगे क्या बताते हैं, आइए जानते हैं पेज नंबर 13 पर। ये पेज नंबर 30 पर बताते हैं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी कहते थे कि मैं कड़ी मेहनत करूँ पढ़ाई में और डिग्री लूँ और पैसा कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँ। वे चाहते थे कि मैं किसी अच्छी सी कंपनी में नौकरी करूँ या वकील बन जाऊँ या मैं एमबीए कर लूँ। दूसरे डैडी मुझे इन सब बातों के लिए कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन मुझे एक चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें इसलिए प्रोत्साहित करते थे, कहते थे कि तुम्हें अमीर बनने का रहस्य सीखना चाहिए और तुम्हें कोई बढ़िया सी कंपनी खरीद करके वहाँ पर अपना पूरा ताकत लगा करके लोगों की मदद करनी चाहिए। मतलब तुमको लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करनी चाहिए, ना कि नौकरी लेनी चाहिए, बल्कि नौकरी देने के बारे में सोचना चाहिए। इनके अमीर डैडी इनको कहते हैं, बेटा हमेशा याद रखना, जो गरीब लोग रहते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं और जो अमीर लोग रहते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये सारी बातें इनके डैडी इनको बताया करते थे। जो अमीर डैडी थे वो इनको बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें बताए हैं जो कि आपको इस बुक के अंदर रिच डैड पुअर डैड के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इसलिए दोस्तों आपको इस बुक को पूरा बुक समरी को पढ़ना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना है ताकि इस बुक को हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। हमारा टारगेट है इस महीने 31 तारीख तक 500 सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरे करने हैं। मेरे को भरोसा है आप सभी ज़रूर इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे और इसके अंदर लाइक करेंगे ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सकें जहां पर हम 500 सब्सक्राइबर इस महीने के अंदर गेन कर सकें। आप सबने बहुत सारा प्यार दिखाया, आप सबने बहुत सारे सब्सक्राइबर दिए हैं। इसी साथ आप इसके अंदर भी हमारी मदद कीजिएगा। आपको इस बुक के अलावा अगली जो महीने की बुक आने वाली है बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप सभी बता सकते हैं कौन सी बुक है, कमेंट बॉक्स में कौन सी बुक आपको। दोस्तों आप सभी मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे चैनल को ग्रो करने में। आइए अब पेज नंबर 31 पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं रॉबर्ट फास्टर्ड का सबक, मतलब रॉबर्ट फास्टर्ड की सबक क्या है। ठीक है, यहाँ पर जिसको रॉबर्ट कियोसाकी सबसे ज़्यादा इस कविता को पसंद करते हैं, ये कविता बहुत ज़्यादा इनके मन पसंदीदा है, इसको ये हमेशा पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा इसको भी अपने लाइफ में वो एम्प्लाई करते हैं, हमेशा इसको पढ़ते ही रहते हैं, इससे सीख लेते रहते हैं। आइए मैं आपको ये कविता पढ़ करके सुनाता हूँ। द रोड नॉट टेकन, क्या नाम है? द रोड नॉट टेकन, हिंदी होती है वह राह जिसे चुना नहीं गया, वह रास्ता जिसे चुना नहीं गया या उस पर जाया नहीं गया। ठीक है, पीले जंगल में दो राहें बढ़ती थी, मतलब यहाँ पर एक पीला जंगल है, उसके अंदर दो राहें जा रही हैं। ठीक है, एक राह किसी और तरफ जा रही है, दूसरी किसी और तरफ जा रही है। और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था। यहाँ पर कहते हैं अफसोस, इसके अंदर दोनों राह पर आप नहीं जा सकते क्योंकि आप इंसान एक हैं, आपको एक राह पर जाना होगा, चाहे इस वाले पर जाइए या इस वाले पर जाइए। ठीक है, मतलब ये अपने दो डैडी के बारे में बता रही है, ध्यान समझना। अब एक जंगल में दो राहें बढ़ती थी, मतलब एक इनके अमीर डैडी की थे और दूसरे गरीब डैडी थे। इनको अब रास्ता चुनना था कि इनको इस वाले डैडी के साथ जाना है पूरी लाइफ या इस वाले डैडी के साथ जाना है। ठीक है, और मैं अकेला पथिक खड़ा था देर तक, और ये कहते हैं मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक ये सोचता हुआ खड़ा था कि मुझे किस राह पर जाना चाहिए, इस वाले पर जाना चाहिए या इस वाले पर जाना चाहिए। ये वहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं खड़े होकर के, ये देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है, और ये देख रहे हैं कि ये राह आखिर कहाँ तक जाती है, जहाँ तक दिखाई पड़ती है वहाँ तक ऐसे देखते रहते हैं।
फिर आखिरकार जब वो नहीं दिखाई देती तो वहाँ पर देखते हैं झुरमुटों में मुड़ने से पहले, मतलब झुरमुटों में मुड़ने से पहले जब ये सड़क गई तो उसके बाद मुड़ी कहीं ना कहीं, वहाँ तक जहाँ तक दिखाई दे रहे थे देख रहे थे कहाँ तक दिखाई दे रही है, ठीक है। वहाँ पर ये खड़े होकर देखते रहे। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, फिर ये पहली राह को छोड़ देते हैं और दूसरी राह को चुन लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर चुनते हैं उसको जाने के लिए, किस लिए, उस पर जिंदगी भर चलने के लिए। और शायद बेहतर भी, और वो राह शायद तक इनके लिए बेहतर भी थी जिसको इन्होंने चुना, ठीक है। क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। जो पहली राह थी उस पर बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन जो दूसरी राह थी उस पर बहुत कम लोग गए थे। घास थी, मतलब ज़्यादा लोग जाएंगे तो वहाँ की घास हट जाती है, आप जानते ही हैं, साफ रास्ता रहता है। यहाँ पर घास थी, मतलब बहुत कम लोग इस रास्ते पर गए थे। हालांकि लोगों के गुजरने के यहाँ भी निशान थे, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर कुछ लोग गए थे और यहाँ पर भी उसी तरह से निशान पड़े हुए थे जैसे यहाँ पर भी व्यक्ति गए हैं, मगर यहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति नहीं गए थे। मतलब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं 95 लोग इस रास्ते पर जाते हैं, पहले वाले गरीब वाले रास्ते पर 5% लोग इस पर जाते हैं। तो बताइए पैर किस पर ज़्यादा रहेंगे? जी हाँ, 95 वाले भी ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह कह रहे हैं यहाँ पर निशान थे, मतलब कम थे, ठीक है। उतना ही नुकसान हुआ था, मतलब यहाँ पर जितना उस पर नुकसान हुआ था यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत कम था। और दोनों ही उस सुबह बराबर थी, मतलब सुबह का समय था, दोनों राह बराबर दिख रही थी, ना कोई ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, ना कोई ज़्यादा बेकार दिख रही थी, ठीक है। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे, मतलब जो पत्तियां पड़ी थी पेड़ से नीचे उस पर अभी काले निशान नहीं थे कदमों के, क्योंकि बिल्कुल सुबह का समय था। ये पहली शुरू में ही पहुंच गए थे, स्टार्टिंग में ही पहुंच गए थे, वहां पर लोग ज़्यादा अभी नहीं गुजरे थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पत्तियां ताजी ताजी पड़ी थी और उस पर पैरों के काले निशान नहीं पड़े हुए थे। और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। और यहाँ पर ये पहली वाली सड़क को जो राह रहती है उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं जब इस पर से घूम कर आऊँगा कभी ना कभी तो इस पर जाऊँगा भैया, ठीक है। ऐसे सोच करके ये उसको रख देते हैं, कहते हैं इसको चलो बाद में देखेंगे, क्योंकि इंसान तो एक है, दो रास्ते पर ये जा नहीं सकते थे, इसलिए एक रास्ते पर छोड़ देते हैं और दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी नहीं लौटूंगा, और इनको ये भी शक था कि अगर मैं इस राह को पकड़ता हुआ चला गया, ये राह पता नहीं कहाँ पर ख़त्म होगी, हो सकता है मैं इस जंगल में वापस कभी ना आऊँ। फिर भी ये उस राह पर जाते हैं, ठीक है। ये भरते हैं और उस पर चलना स्टार्ट कर देते हैं दूसरी वाली राह पर। और आगे क्या कहते हैं ये देखते हैं। और कहते हैं आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में दो राहें बढ़ती थी, मैं कहूँगा। ये कहेंगे कि कभी जब सोचेंगे बैठ करके तो बताएंगे कि हाँ किसी जंगल में कभी मैं गया था, वहाँ पर दो राहें बढ़ती थी, एक तो इस साइड जाती थी दूसरी इस साइड जाती थी। मैंने पहली राह को छोड़ करके दूसरी राह को चुना, ठीक है, जाने के लिए। ऐसे ये बैठकर सोचेंगे और कहेंगे मैंने कम चली हुई राह को चुना, इस बात से ही सारा फर्क पड़ा। कहते हैं कि और मैंने कम चली हुई राह को चुना, ये हमेशा सोचा करूँगा, जिस पर जब बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए थे, जिस पर कम लोग गए थे उसी को मैंने चुना। उसके अलावा क्या होता है इसको अपने ये जब आगे जाएंगे ज़िंदगी में उसको बैठकर सोचेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं बहुत समय गुजर चुके हैं पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फास्टर की कविता पर चिंता करता हूँ। मैं पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को न भूलने का मेरा फैसला दुखद था। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे जो गरीब डैडी थे उनकी बात को न मानना, और जो अमीर डैडी थे उनकी बात को मारने का फैसला मेरा शायद तक दुखद था। लेकिन आज मैं जब याद करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है कि शायद तक मैं उस समय अगर उनकी बातों को ना सुना होता तो शायद आज यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर ये अब 39 साल के हो गए हैं, इनके पिताजी इनको 9 साल में सिखाना स्टार्ट किए थे और अब इनकी उम्र 39 साल हो गई है। मतलब इनको पूरा 30 सालों तक इनके अमीर डैडी ने पैसे के बारे में सिखाया और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में सिखाया और सारी बातें इन्होंने सिखाया। इसके बाद इन्होंने सिखाना बंद कर दिया क्योंकि इनके अमीर डैडी समझ गए थे कि अब इनको जितने मेरे को सिखाना था ये सीख चुके हैं, अब ये उस काबिल बन चुके हैं कि ये आगे सीख सकते हैं खुद ही। और यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त होता है पेज नंबर 32 पर। और यहाँ पर ये रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर फैसला कर लेते हैं कि मुझे अब अमीर डैडी की बात को ही सुनना है और गरीब डैडी की बातों को नहीं सुनना है, उसको मुझको दिल से नहीं लेना है, सुन लेना है और मगर दिल से नहीं लेना है। यहाँ पर अब आगे आपका
6 सबक इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, जिसको कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप ज़रूर मेरे साथ इस सफ़र में रहेंगे। उम्मीद है अगर आप सभी इस सफ़र में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि हम इसके अंदर इस बुक को जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझा सकें और आपकी और अन्य लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें इस बुक को समझने में। इसके अलावा नेक्स्ट बुक आने वाली है आपके पास अगले महीने बहुत ही जल्द। इसके अंदर हमने जो चैलेंज लिया है, सबसे पहले इसको हमको पूरा करके दिखाना है, तभी अगला चैलेंज इससे बड़ा चैलेंज होगा, ये आपसे वादा रहा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर से यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो एक बार आता है और दोबारा कभी नहीं मिलता है। बड़े चांस से ही कोई वीडियो आपके सामने आते हैं और आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आपको वो वीडियो कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।